काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। नमस्कार, मैं रितु और अब खबरें विस्तार से। 19 वर्षीय युवक ने रात में फांसी लगाकर की आत्महत्या। युवक के शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजन व गांव के लोग ले जा रहे थे, तभी मौके पर सराय मोहन चौकी इंचार्ज अभय सिंह ने मामला संदिग्ध जान करके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वाराणसी के सारनाथ थाना अंतर्गत सलारपुर विद्या विहार इंटर कॉलेज स्कूल के पास बगीचे में 19 वर्षीय युवक राहुल राजभर ने रात में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजन जब मृत राहुल के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, तभी मौके पर मोहन सराय चौकी इंचार्ज अभय सिंह ने उन्हें अंतिम संस्कार करने से रोक दिया और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्राम प्रधान ने बताया कि उन्हें सुबह 9 बजे मामले की जानकारी हुई, तब तक शव को नीचे उतारा जा चुका था। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर के छानबीन में जुटी हुई है। कुछ नहीं हुआ है, जा ठंडी में सूत गया, कुछ नहीं हुआ है, समझ सर हम नहीं रहे, हम अस्पताल में लेके भर्ती रहे दमादे के, हम नहीं रहे खुद ही घर पर। रवि मौर्य, प्रधानपति सलारपुर। हाँ, सलारपुर में विद्या विहार के पास राहुल राजभर हैं, 19 साल उम्र है। वो किसी कारण से आत्महत्या किए हैं। अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया कैसे किए, क्या उनको था। प्रशासन भी आई थी और पोस्टमार्टम के लिए उनको उनकी बॉडी को ले गया है। और पोस्टमार्टम के बाद ही हमको लगता है क्लियर होगा कि क्या हुआ था। हम लोग पहुँचे तो बॉडी नीचे उतर चुकी थी। बीएलडब्ल्यू में मेंस यूनियन के महामंत्री अरविंद श्रीवास्तव के नेतृत्व में आज सुबह लगभग 11 बजे बीएलडब्ल्यू प्रशासनिक भवन के सामने बीएलडब्ल्यू मेंस यूनियन के महामंत्री एवं पदाधिकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। बीएलडब्ल्यू प्रशासनिक भवन के सामने बीएलडब्ल्यू मेंस यूनियन के महामंत्री एवं पदाधिकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का मुख्य कारण ये था कि पिछले 10 वर्षों से रेलवे में अप्रेंटिस के छात्रों को नौकरी नहीं दी जा रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जल्द से जल्द अप्रेंटिस के छात्रों को नौकरी दे दी जाए, एमपीएस को खत्म करके ओपीएस को लागू किया जाए, निगमीकरण का जो प्रयास किया जा रहा है उसे तुरंत रोका जाए। यदि हमारे इन मांगों को भारत सरकार नहीं मानेगी तो ऑल इंडिया रेलवे मेंस यूनियन आगे आह्वान करेगी, तो हमारे कर्मचारी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये आंदोलन जो आज चल रहा है, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है। यह हमारा आंदोलन आज 1 दिवसीय है। यदि सरकार नहीं मानती है तो हम लोग मीटिंग करके इस आंदोलन को आगे भी बढ़ाएंगे। हम हमारा हक मांगते हैं, जिंदाबाद। अपना परिचय बताइए। मैं अरविंद श्रीवास्तव, महामंत्री बीएलडब्ल्यू मेंस यूनियन। किस लिए धरने बैठे हैं, क्या मांगे हैं आप लोग की? हम लोग की ये मांग है कि जो 10 वर्षों से रेल में हमारे एक अप्रेंटिस साथियों को भर्ती नहीं किया जा रहा है, उनको तुरंत जो है समायोजित करने का काम किया जाए रेलवे के अंदर। और कुछ सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? उसके बाद रेलवे कर्मचारियों की जो मांगे हैं, जैसे हमारे डीए को फ्रीज करके रखा गया है, एनपीएस को खत्म करके ओपीएस को लागू किया जाए, निगमीकरण का जो प्रयास किया जा रहा है उसे अविलंब उस पर विराम लगना चाहिए। अगर इन सारे मांगों को लेकर भारत सरकार मानने का काम नहीं करेगी तो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन अगर आगे आह्वान करती है तो किसी भी हद तक कर्मचारी और ये हमारे रेल अप्रेंटिस साथी जाने के लिए तैयार है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति ने चुनाव को लेकर छात्रों को आश्वासन दिया था कि 12 फरवरी को नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन आज कुलपति की तरफ से फोर्स की उपलब्धता का हवाला देते हुए कहा कि अभी प्रशासन की तरफ से फोर्स नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण तारीखों को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी बात को लेकर आज छात्र आक्रोशित हो गए और तारीख के ऐलान के लिए दबाव बनाने लगे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कैंपस में आज अचानक माहौल गर्म हो गया। छात्र संघ चुनाव की नामांकन की तारीख घोषित न होने से छात्र आक्रोशित हो गए। छात्र गुस्से में आकर के काशी विद्यापीठ के स्पोर्ट्स ग्राउंड में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट को बाधित करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े,
वैसे ही महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में मौजूद पुलिसकर्मियों ने छात्र नेताओं को रोकने की कोशिश की, जिसको लेकर के छात्र नेता एवं प्रशासन के बीच जमकर धक्का मुक्की एवं खींचातानी हो गई। छात्रों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने सादे ड्रेस में हम छात्रों की पिटाई भी की है। यदि पुलिस प्रशासन माफी नहीं मांगती है तो हम लोग कैंपस में बने पुलिस चौकी का घेराव करने को बाध्य होंगे। मेरा नाम अभिषेक सोनकर है और इस बार मैं वर्तमान में उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी हूँ। किस तरह हंगामा हुआ है, क्यों विरोध हुआ है, क्या? सबसे पहले मैं तो जिला यहाँ जो प्रशासन है, जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, उनकी तानाशाही रवैया ये है कि हम लोग को मिसगाइड किया जा रहा है। पहले हम लोग की जब धरना हम लोग चल रहा था, आप देखे होंगे तत्काल यहाँ हम लोग करीबन 4 धरना चला, तो उस टाइम जहाँ पर दबाव में चुनाव अधिकारी घोषित कर दिया गया। जब चुनाव अधिकारी के पास जैसा घोषित हुए हैं तो हम लोग से बताया गया कि चुनाव आपका कराया जाएगा। तो हम लोग को लिखित रूप से दिया गया कि चुनाव का होगा। बट जब हम लोग बैठक बैठे तो हमने पूछा गया कि हमको जिला प्रशासन द्वारा कोई रोक जोक तो नहीं होगी, तो उन्होंने बताया ऐसा कुछ भी रोक जोक नहीं होगा और कुछ भी कार्रवाई नहीं किया जाएगा। बट जब हम लोग आज जो बैठक हुई, हम लोग से बोला गया था कि 10 से 16 के बीच में आप लोग का नामांकन का डेट और चुनाव अधिकारी का डेट, चुनाव का डेट है, आ जाएगा। बट जब हम लोग आज बैठक में गए तो वहाँ पे जो एसओ सब थे और जो सीओ साहब थे और जिला प्रशासन जो हम लोग के चुनाव अधिकारी सब थे, चीफ डॉक्टर सब थे, इन लोग के रहते हुए वहाँ बोला गया, हम लोग को मिसगाइड किया गया कि जिला प्रशासन के पास पुलिस फोर्स नहीं है कि आपको चुनाव अधिकारी कराया जाए। उनसे मैं बोलना चाहता हूँ, जब पुलिस प्रशासन वहाँ पे नहीं था तो हम लोग मिसगाइड क्यों किया गया? हमारा नाम शशि शेखर है, वर्तमान में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहा हूँ काशी विद्यापीठ से। देखिए, आज हम लोग कल सूचना आई थी कि आज जो जिला प्रशासन के लोग हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग हैं वो आज संभावित प्रत्याशियों के साथ बैठक करने चाहते हैं, और हम लोग को ये सूचना मिली थी कि आज अधिसूचना जारी होगी चुनाव को लेकर और नामांकन और चुनाव की तिथि जारी की जाएगी विश्वविद्यालय द्वारा। लेकिन आज जब हम लोग सारे छात्र नेता आज बैठक में पहुँचते हैं तो वहाँ जो हमारे सम्मानित चुनाव अधिकारी थे उन्होंने कह दिया कि आज पत्रक आया है डीएम के तरफ से कि चुनाव नहीं है। नोकझोंक की साफ वजह यही है कि चुनाव अधिकारी हमारे 1 महीना पहले से सीना ठोक के कह रहे थे कि पूरा डीएम साहब से हमारी पर्सनल बात हुई है, चुनाव हम कराएंगे, चुनाव नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन आज उन्होंने कह दिया कि चुनाव नहीं होगा, चुनाव की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जिला प्रशासन ने कह दिया है कि पुलिस बल नहीं मौजूद है जिले में। श्री राष्ट्रीय राजपूत करड़ी सेना ने WWE और NXT के रेसलर वीर योद्धा रिंकू सिंह राजपूत को वीर शिरोमणि राणा संग्राम सिंह सम्मान पुरस्कार से किया सम्मानित। WWE और NXT के रेसलर वीर योद्धा रिंकू सिंह राजपूत को वाराणसी की धरती पर वीर शिरोमणि राणा संग्राम सिंह राणा सांगा सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें करणी सैनिकों के वाराणसी मंडल एवं जिले के कई पदाधिकारी व सम्मानित सदस्य उपस्थित रहे। योद्धा रिंकू सिंह राजपूत ने भारतीय युवाओं को सफल होने के लिए दमदार सुझाव देते हुए कहा कि माँ बाप, गांव, राष्ट्र और अपनी संस्कृति को कभी भी नहीं भूलें और इनके लिए जितना हम करेंगे उतना कम है। वाराणसी मंडल सचिव डॉक्टर सुनील सिंह ने उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। गोपीगंज भदोही के वीर योद्धा रिंकू सिंह व उनके बड़े भाई राजन सिंह ने श्री राम मंदिर निर्माण के लिए गुप्त दान भी किया है। इस अवसर पर रणविजय प्रताप सिंह, विवेक सिंह, संतोष कुमार सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। अपना परिचय बताएं। नमस्ते हिंदुस्तान, मैं हूँ रिंकू सिंह राजपूत। आज जो सम्मान मिला है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? परिवार से जो सम्मान मिलता है वो सदैव हमारे भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये जो मान सम्मान हमें मिला है यहाँ से, ये और हमें मेहनत कराएगी और ऊंचाइयों पे ले जाएगी। बहुत ही अच्छा लगा हमें, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हैं वाराणसी महादेव की नगरी में, और परिवार से जो मान सम्मान मिलता है उससे सर हमेशा ऊंचा रहता है। उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के शताब्दी वर्ष समारोह के अंतर्गत ललित कला विभाग में शिल्प एवं कला मेला का उद्घाटन बुधवार को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर TN सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कला मेला में लगभग 40 स्टॉल लगाए गए थे।
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में 11 फरवरी को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर टी.एन. सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित करके कला मेला का उद्घाटन किया गया। इस कला मेला में लगभग 40 स्टॉल लगाए गए थे। इन स्टॉलों पर बनारसी सिल्क साड़ी, दुपट्टा के अतिरिक्त आर्ट एंड क्राफ्ट, मेहंदी, नेल आर्ट, बनारसी लोक कला के अंतर्गत बनने वाले लकड़ी के खिलौने तथा खाने पीने के लिए गुजराती एवं चाइनीज खाद्य स्टॉल भी लगाए गए थे। ललित कला विभाग की तरफ से इस कला मेला में छात्र छात्राओं द्वारा भारत माता एवं शिव प्रसाद गुप्त जी की सुंदर कलाकृति भी बनाई गई थी। इसके साथ ही सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त नर्तकी, शहीद स्मारक, हंस पर सवार सरस्वती जी की झांकियां भी सजाई गई थीं, जो आकर्षण का केंद्र बना रहा। कला मेला के आयोजन के अवसर पर सायंकाल सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। इसके बाद उस्ताद फतेह अली खान की शहनाई और उनके साथ तबले पर ललित पंडित ने संगत की। इसके साथ ही पूजा राय के गायन ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कला मेला में इकबाल नियाजी द्वारा लिखी गई नाटक का भी मंचन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक पद्मश्री रजनीकांत द्विवेदी, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, प्रोफेसर प्रेमचंद्र विश्वकर्मा, शशि देवी सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 100वां वर्ष मनाया जा रहा है। शताब्दी वर्ष महोत्सव के अंतर्गत ये कला मेला और शिल्प मेला का आयोजन हुआ है, जिसमें हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन रखा है। इस आयोजन में संस्कार भारती काशी महानगर और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का यह ललित कला विभाग भी सम्मिलित है। 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, क्या चीज़ किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर? ये बहुत ही उत्साह का माहौल है। सारे बच्चों में बहुत ही उत्साह है, सारे अध्यापक लोगों में। 100 वर्ष के इस माहौल में आप पूरा प्रांगण देख रहे होंगे, पूरा विद्यापीठ का प्रांगण देख रहे होंगे, बहुत ही सजा हुआ है और सब लोग इस उत्सव को अपने हृदय से मना रहे हैं। प्रयागराज से वाराणसी आ रही प्राइवेट बस की कमानी टूट जाने के कारण वाराणसी के लहतारा पुल पर अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए आधी बस लटक गई। प्रयागराज से वाराणसी आ रही प्राइवेट बस की कमान टूट जाने के कारण बस वाराणसी के लहरतारा पुल पर अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए आधी लटक गई। बस में लगभग 30 सवारी सवार थे, जो कि बाल बाल बच गए। बस जहां पर लटकी थी उसी के जस्ट नीचे रेलवे का विद्युत ओपन तार गया हुआ था। देखा जाए तो एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। यदि बस नीचे आती तो तार से टकराते ही बस में आग लग जाती, क्योंकि रेलवे का विद्युत तार 11,000 वोल्टेज का होता है और इस प्रकार एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। नाम बताइए। सूरज प्रताप। ये बस कहाँ पे कहाँ लेकर जा रहे थे आप? इलाहाबाद से बनारस। क्या हुआ है, कैसे रेलिंग पे चढ़ी है? वो किनपिन टूट गई है, टाई राड। अचानक हुआ है कि मतलब अचानक? कुछ नहीं अचानक। बस में कुछ खराबी थी पहले से? कुछ नहीं खराबी थी, एक बैग टूट गया है यहाँ पे। लोक निर्माण विभाग वाराणसी में लोक निर्माण विभाग संयुक्त कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में जिला अध्यक्ष रामचंद्र गुप्ता, चतुर्थ श्रेणी महासंघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष में लोक निर्माण विभाग में क्षेत्रीय अधिवेशन चुनाव हुआ संपन्न। वाराणसी में लोक निर्माण विभाग के संयुक्त कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में जिला अध्यक्ष रामचंद्र गुप्ता, चतुर्थ श्रेणी महासंघ की क्षेत्रीय अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग में क्षेत्रीय अधिवेशन का चुनाव संपन्न हुआ। इस दौरान रामराज दुबे, प्रदेश अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी महासंघ इत्यादि लोग उपस्थित रहे। चयनित पदाधिकारियों को शपथ भी दिलाया गया। मैं रामचंद्र गुप्ता, उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष पद पर मनोनीत हुआ निर्विरोध। और हमारे लोक निर्माण विभाग वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले एक आज कार्यक्रम था। मंडल का भी चुनाव, निर्विरोध चुनाव हुआ, चतुर्थ श्रेणी महासंघ का हुआ चुनाव। शपथ ग्रहण हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रामराज दुबे जी लखनऊ से आए हुए थे और हमारे वेलफेयर के प्रदेश अध्यक्ष भारत सिंह यादव, शैलेंद्र कुमार जी, सुनील कुमार जी, काफी संख्या में लखनऊ से शिव कुमार यादव राजकीय चालक संघ के अध्यक्ष, सभी लोग काफी संख्या में यहाँ पर प्रोग्राम करके यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी का शपथ ग्रहण समारोह
और मंडल चतुश्री मंडल का भी चुनाव हुआ। अब आगे की खबरें हमारी सहयोगी शिवांगी शुक्ला के साथ। आप देख रहे हैं दैनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। ई व्यापार के कारण चौपट हो रहे खुदरा व्यापार को पुनर्जीवित एवं ऑनलाइन व्यापार पर रोक लगाने की मांग को लेकर आक्रोशित व्यापारियों ने उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के मंडल अध्यक्ष विजय कपूर एवं मंडल महासचिव मुकेश जायसवाल के नेतृत्व में पूर्वांचल की सबसे बड़ी खाद्य मंडी विश्वेश्वरगंज में हाथों में पोस्टर बैनर लेकर सभा एवं प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल कंचल गुट के मंडल अध्यक्ष विजय कपूर एवं मंडल महासचिव मुकेश जायसवाल के नेतृत्व में पूर्वांचल की सबसे बड़ी खाद्य मंडी विश्वेश्वरगंज में हाथों में पोस्टर व बैनर लेकर सभा एवं प्रदर्शन किया गया। सभा में बोलते हुए मंडल अध्यक्ष विजय कपूर एवं महासचिव मुकेश जायसवाल ने कहा कि देश के खुदरा कारोबार को ई व्यापार ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इसे अगर रोका नहीं गया तो देश के ज्यादातर दुकानें बंद हो जाएंगी। इससे जुड़े हुए लोग भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। जीएसटी, ई वे बिल, खाद्य सुरक्षा मानक, एफडीआई, ऑनलाइन ट्रेडिंग, ई व्यापार, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट के बीच हुए समझौते से खुदरा व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव ने कुटीर उद्योग की समस्याओं को जटिल कर दिया है। इस समय हमारे देश में भारत सरकार की सहमति से और भारत सरकार के निर्देश से कंपनियां चल रही हैं जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करती हैं। उससे कुछ बड़े बड़े कंपनियों और ग्रुप को फायदा पहुंच रहा है और खुदरा बाजार पर चोट पहुंचाया जा रहा है। 8 करोड़ परिवारों में 40 करोड़ लोगों का पेट भरने का कार्य सरकार से मदद लिए बगैर हम लोग करते हैं। इसीलिए ऑनलाइन ट्रेडिंग पर हर हालात में रोक लगनी चाहिए। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विजय कपूर, मुकेश जायसवाल, दुर्गा प्रसाद गुप्ता इत्यादि लोग शामिल रहे। मैं विजय कपूर, वाराणसी मंडल अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल कंचलपुर। आज किस लिए आप लोगों ने प्रदर्शन किया, क्या लिए आज? ऑनलाइन कारोबार के चलते मझोले और छोटे व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं, तो आप लोगों के माध्यम से हम लोगों ने सरकार से अपील की है कि अगर वो ध्यान नहीं देगी तो छोटे और मझोले व्यापारी उजड़ जाएंगे। क्या किया आप लोगों ने? हम लोगों ने आज विश्वेश्वरगंज व्यापार मंडी में एक प्रदर्शन किया और जुलूस निकाल करके अपनी बातों को रखा है। मांगे क्या है आपकी? मांगे हैं कि ये जो ऑनलाइन कारोबार है इसको इस तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाए ताकि छोटे और मझोले व्यापारियों का भी कारोबार चलता रहे और वो अपनी रोजी रोटी कमा सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। मांगे पूरी नहीं होती तो क्या आंदोलन क्या? अब अपना हम लोगों का जो जितनी शक्ति है उस हिसाब से अपना सरकार से फिर अपील करेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर के अंतर्गत 74% एफडीआई के साथ ही भारत सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर अपनी हिस्सेदारी का 15% बेचे जाने का विरोध वाराणसी डिविजनल काउंसिल ऑफ ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन ने किया। प्रदर्शनकारी अभिकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसएल ठाकुर ने कहा कि सरकार का ये निर्णय ना तो जनहित में है, ना तो देश हित में है और ना ही संस्था और कर्मियों के ही हित में है और ना ही पॉलिसी धारकों के ही हित में है। भारतीय जीवन बीमा निगम जो एशिया की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था के रूप में भारत सरकार को सदैव लाभ देने का कार्य करती है। ऐसी स्थिति में भारतीय जीवन बीमा निगम की सरकारी संरक्षण पर प्रश्न चिन्ह उठाना कहीं से भी उचित नहीं है। सरकार पर पॉलिसी धारकों का अटूट विश्वास है। इस संस्था के प्रति इस विश्वास को खोने का अगर कार्य भारत सरकार करती है तो इससे होने वाले नुकसान की भरपाई करना बेहद कठिन होगा, जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। अतः संगठन सांकेतिक हड़ताल के माध्यम से सरकार को ये चेतावनी देना चाहता है, नहीं तो आगे संस्था के हित में पॉलिसी धारकों, अभिकर्ताओं एवं कर्मियों सहित देश हित में प्रबल लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग विवश होंगे। मैं एसएल ठाकुर, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज वाराणसी डिविजनल काउंसिल के द्वारा मंडल कार्यालय वाराणसी पर अभिकर्ताओं द्वारा भारत सरकार की नीतियों के विरोध प्रदर्शन किया गया। भारत सरकार की नीतियां भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर
49% FDI के स्थान पर 74% FDI करने का निर्णय का संगठन विरोध करता है। साथ ही भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर 100% हिस्सेदारी का 15% बेचने के भारत सरकार के निर्णय का संगठन विरोध करता है। कारण कि भारतीय अर्थव्यवस्था सहित भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थिति रही है, एक प्रबल स्थिति रही है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण, लाभ की संस्था होने के कारण कहीं से भी भारतीय जीवन बीमा निगम को छेड़ना सरकार के नीतियां बिल्कुल गलत है। भारतीय जीवन बीमा निगम की इस नीति को अगर नहीं समझती है भारत सरकार, तो ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन आगे इस आंदोलन को और तेज करेगा और करोड़ों पॉलिसी धारकों सहित लाखों कर्मियों के हितों के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए विवश होगा और सरकार को बाध्य करेगा कि अपने निर्णय को वापस ले। धन्यवाद। बीएचयू के बिरला छात्रावास में अवैध रूप से रह रहे लोगों ने की 3 राउंड फायरिंग। चौथे राउंड में छात्र द्वारा अभियुक्त से पिस्टल छीनने की कोशिश में अभियुक्त ने पिस्टल से छात्र पर किया हमला, जिससे छात्र बुरी तरह से घायल हो गया। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित बिरला छात्रावास में एक बार फिर से गौरव सिंह हत्याकांड जैसी वारदात होते होते बच गई। पीड़ित मुकेश पांडे ने बताया कि मैं छात्रावास के बाहर खड़ा था। इस दौरान छात्रावास में अवैध रूप से रहने वाले बक्सर निवासी क्षितिज उपाध्याय उसे घूर कर देख रहा था, जिसको लेकर के नोक-झोंक शुरू हो गई। इस दौरान क्षितिज उपाध्याय ने वहां से वापस लौटने पर मुकेश को लक्ष्य करके फायरिंग शुरू कर दी। संयोग ये रहा कि किसी तरह से बचते बचते मुकेश पिस्टल छीनने की कोशिश करने लगा। इस बीच आरोपी उसके सिर पर पिस्टल की मुठिया से प्रहार कर भाग निकला, जिसमें मुकेश के सिर पर गंभीर चोट भी आई है। गोली चलने की सूचना पर लंका पुलिस और बीएचयू सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचे। अब प्रश्न ये उठता है कि इतने बड़े विश्वविद्यालय में इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद भी विश्वविद्यालय के अंदर हथियार कैसे पहुंच गया? मुकेश पांडे है। उम्र कितना होती तो उम्र 25 साल जी। क्या हुआ मुकेश जी? देखिए, ये बिहार से कुछ लड़के जो कुख्यात अपराधी हैं, गैंगस्टर हैं, बबली दुबे के और उसके साथ के कुछ लड़के हैं जो यहाँ हॉस्टल में यहाँ के वार्डन शरण दिए उन सबों को। वो यहाँ रहते हैं। इन सबों के साथ ये 2-3 बार हॉस्टल में पिस्टल लेके आ चुके हैं, लहरा चुके हैं मेरे रूम के सामने। और आज मैं जब सोया था, सो के उठा हूँ, मैं बाहर जा रहा था चाय पीने। दिन भर में चूंकि लाइब्रेरी में था, उठ के मैं जा रहा था, तब तक ये सब बाहर गाड़ी खड़ा किए थे। गाड़ी में 4-5 पिस्टल ये लोग रखे थे। मैं उठा हूँ, तब तक ये तुरंत बोला है कि रुक 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 रुक, तो ही तक खोजत रहनी है, ऐसे बोला है मुझे गाली देते हुए। और मैं रुका हूँ वहाँ पे, अंदर से पिस्टल लेके आया, सीधे गोली चला दिया मेरे ऊपर। मैं गाड़ी लेके आगे भागा हूँ, दूसरी गोली चला है, तीसरी गोली चला, एकदम सामने सामने मेरे ऊपर गोली चलाया है। चौथी गोली जब नहीं चली है, मैं रुक गया हूँ, मुझे लगा गोली मार देगा। जब चौथी गोली नहीं चली है, मेरे सामने दौड़ते हुए आया, मेरे सिर पे पिस्टल से एक बट मार दिया है। पिस्टल से मार दिया, देखिए पूरा फट गया, पूरा ये भीगा हुआ है खून से, चूंकि ये काला कोट है, पता नहीं चल रहा है, पूरा खून से भीग गया था। और उसके बाद से उसके साथ 5-6 लोग और थे, बोले पकड़ ले, तो पकड़ ले, तो भागने न पाए, गोली मार दे आज। ऐसे मैं भाग के किसी तरह से अपने विभाग में जाके छुपा हूँ। कौन लोग थे आप? देखिए, सौरभ श्याम है, रूम नंबर 111 में रहते हैं। सूर्याब वैभव हैं, मयंक सिंह हैं, राहुल राय झन्नू हैं, क्षितिज कुमार हैं। इसमें से 3 लड़के हॉस्टल है, ये तीनों शरण देते हैं। बबली दुबे जो गैंगस्टर है वहाँ का कुख्यात बक्सर का, वो सब पिस्टल लेके, बंदूक लेके रोज आते हैं 4 व्हीलर से और यही हॉस्टल में रहते हैं सब। हमने शिकायत नहीं किया, क्योंकि हमारे सीनियर जो थे, पिछली बार बैठ के बातचीत हुई थी कि ऐसा कोई घटना दोबारा नहीं होगा और न हमारी तरफ से कुछ होगा, न उनके तरफ से। हम लोगों ने भी इसको स्वीकार किया था, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन ये मेरे पीछे रोज मुझे घूरते थे, सब मैं रूम से बाहर नहीं निकलता हूँ। और आप फिर जान माल के हमारे जो है कि मारने की धमकी दिए थे, और फिर आज गोली चलाई दी है मेरे ऊपर। आज आपने तहरीर दिया? जी, मैंने तहरीर दिया इन सबों के खिलाफ। वाराणसी में स्ट्रीट वेंडर्स ने राम मंदिर निर्माण में अपने एक दिन की आमदनी को समर्पण राशि के रूप में देने का कार्य किया। इन स्ट्रीट वेंडर्स में हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग के लोग शामिल हैं और इस प्रकार श्री राम मंदिर निर्माण हेतु समर्पण राशि देने में दिखी गंगा जमुनी तहजीब की झलक। श्री राम मंदिर निर्माण में हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग के स्ट्रीट वेंडर्स ने अपनी आमदनी को समर्पण निधि के रूप में दिया।
उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नीलकंठ तिवारी ने स्ट्रीट वेंडर्स से मुलाकात की और राम मंदिर निर्माण में स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा दी गई समर्पण राशि की भी सराहना की। आपको बता दें कि लगातार राम मंदिर निर्माण में वाराणसी से समर्पण राशि देने का क्रम जारी है। ऐसे में स्ट्रीट वेंडर्स ने भी भव्य राम मंदिर निर्माण हेतु कौमी एकता की मिसाल पेश करते हुए हिंदू मुस्लिम भाइयों ने राम मंदिर निर्माण में समर्पण राशि देने का कार्य किया है और अयोध्या के अंदर भव्य राम मंदिर निर्माण में अपना सहयोग देने का भी कार्य किया है। जी मंत्री जी, आज यहाँ किस तरह का लोग योगदान दिए हैं राम मंदिर के लिए? देखिए, अत्यंत ही भावुक और मर्मस्पर्शी पल है कि काशी के पटरी व्यापारी अपने एक दिवस के आमदनी को श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग कर रहे हैं। ये अद्भुत है और मैं इन लोगों का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। अपना परिचय बताएं। मैं नूर मोहम्मद DLW से यहाँ दिए हैं, कितना दिए हैं? हमारा हर एक धर्म का विचार रहता है, कहीं भी कोई भी चंदा रहता है हम सहयोग दिल से और खुशी से जितना है करना होता है। कहीं 500, कहीं 1000, कहीं 200, 400, 10 रुपया, जो भी है खुशी से हम हर जगह और हर धर्म में आपका सहयोग और हर लोग का सहयोग करते रहते हैं। आज किस तरह का कार्यक्रम यहाँ पे था? शहर भर के स्ट्रीट वेंडरों के द्वारा फेरी पट्टी ठेला व्यवसायी समिति की ओर से हमारे जो अध्यक्ष सचिव जितने भी ऑर्गेनाइजर लोग हैं उन्होंने राम मंदिर में अपने डोनेशन में जो भी स्वेच्छा से, चूँकि ये रोज कुआं खोद के रोज पानी पीने वाले लोग हैं, उनका भी एक भाव है। जैसे हमारे नूर मोहम्मद जी, हैदर अली जी, सभी लोगों ने एक भाव उत्पन्न करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का और अपने पर्यटन मंत्री जी के नेतृत्व में इस देश को, इस राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए राम मंदिर में अपनी समर्पण राशि का योगदान किया है। कितना किया अब तक? यहाँ शहर के जो हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं लगभग यहाँ अभी 100 की संख्या में उपस्थित है, जिसमें हमारे स्ट्रीट फूड वेंडर शशि कुमार गुप्ता ने 2100 रुपए का किया है। प्रधानमंत्री जी से संवाद स्थापित कर चुके अरविंद मौर्य जी ने 1100 रुपए का किया है और हमारे नूर मोहम्मद जी ने 500 रुपए का किया है और लगातार रसीदें कट रही हैं। जो भी संपूर्ण राशियां आएंगी उसकी सूचना भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। वैश्विक महामारी कोरोना में पूरी तरह से ठप पड़ गए पर्यटन व्यवसाय को एक बार फिर पटरी पर लाने के लिए शासन प्रशासन की तरफ से कई कवायदे जारी हैं। इसी कड़ी में पर्यटन विभाग की ओर से संचालित टूरिस्ट बंगलो एसोसिएशन के द्वारा पर्यटकों की कमी को दूर करने हेतु 2 दिवसीय फेस्टिवल का आयोजन किया गया। वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और पर्यटकों को काशी की ओर आकर्षित करने के लिए टूरिस्ट बंगलो एसोसिएशन के द्वारा अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पर्यटन विभाग की ओर से संचालित टूरिस्ट बंगलो एसोसिएशन के द्वारा पर्यटकों की समस्याओं को दूर करने के लिए 2 दिवसीय फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। 13 और 14 फरवरी को सारनाथ में आयोजित होने वाले इस फूड फेस्टिवल में अनेक व्यंजन काफी किफायती दामों में दिए जाएंगे। इसके साथ ही फेस्टिवल में पर्यटकों के मनोरंजन, बच्चों के मनोरंजन का भी प्रबंध किया गया है। मेरा नाम रामाधार अग्रवाल है, प्रबंधक हूँ इस इकाई का। इसके साथ साथ सारनाथ भी देखता हूँ। किस तरह का कार्यक्रम आप लोग आयोजित कर रहे हैं? ये एक हम लोगों ने फैमिली फूड फेस्टिवल का नाम दिया इसका, जिसमें कल्चर प्रोग्राम हुए होंगे और खासकर बच्चों के लिए झूला इत्यादि, टॉफी, चॉकलेट, म्यूजिक कंपटीशन सिस्टम भी रखा गया है और विभिन्न प्रकार के वेज नॉन वेज खानों की व्यवस्था की है, जिससे पर्यटक अपना आएँ और जो चीज़ उनको लखनऊ में मिलती है वो यहाँ भी उपलब्ध होगी हमारे खाने के साथ। इसके पीछे सोच क्या है सर, और कब सोच से कब होना है? जी, कब से कब होना है और सोच ये क्या है? 13 तारीख सेकेंड सैटरडे और 14 को वैलेंटाइन डे पे संडे को है। सोच सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, इसकी प्रॉपर पब्लिसिटी करने के लिए और कस्टमर को अपना खाने पीने का व्यवस्था भी रहे। भैरव तालाब स्थित बलवंत सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर तकनीकी खंड का लोकार्पण किया गया। भैरव तालाब स्थित बलवंत सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर तकनीकी खंड का भी उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तकनीकी खंड का उद्घाटन मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इसके बाद कृषि मंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया।
समाज का सेवा और सहयोग करना भी उसके पीछे एक उद्देश्य था। आज जिस कृषि संकाय की यहाँ पर भी हमारे हाथों लोकार्पण कराया गया है, यह उसी सामाजिक सहयोग और सेवा के भाव से चलने वाले इस महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का एक मैं हिस्सा बन रहा हूं। इसके लिए मैं खुद अपने को गौरवशाली महसूस कर रहा हूं। वाराणसी में दूसरे चरण के टीकाकरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया गया। इसमें नगर निगम के कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, पंचायत विभाग आदि से जुड़े कर्मचारियों को टीका लगाने के साथ ही उन्हें दूसरी डोज की जानकारी भी दी गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से थाना आदमपुर, कोतवाली, दशाश्वमेध, सारनाथ, लालपुर में भी टीकाकरण का केंद्र बनाया गया था, जहां सुबह से ही थाना प्रभारियों के साथ ही पुलिसकर्मी भी पूरे उत्साह के साथ टीका लगवा रहे थे। आदमपुर थाने में स्वास्थ्य विभाग की ओर से नोडल अफसर डॉक्टर सुदर्शन जायसवाल ने पुलिसकर्मियों को टीकाकरण के प्रभाव के विषय में भी बताया। उन्होंने कहा कि टीका पूरी तरह सुरक्षित है और इसका सेहत पर किसी भी तरह का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। उन्होंने अधिक से अधिक पुलिसकर्मियों से टीका लगवाए जाने की भी अपील की। जिले में 11 और 12 फरवरी को 14,444 लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। परिचय बताएं। मेरा नाम डॉक्टर सुदर्शन जायसवाल है। मैं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। यहाँ पे मैं नोडल अधिकारी हूँ टीकाकरण का। और यहाँ पे किस तरह का टीकाकरण चल रहा है? यहाँ पे हमारा कोविड-19 का कोवैक्सीन का टीकाकरण हो रहा है, जो हमारे अधिकारी सीमा सर के निर्देश में किया जा रहा है। कितने लोगों की लिस्ट थी, कितने लोगों को लग चुका है? अब जो लिस्ट में तो लोग 15 लोग लिस्ट मिली थी, 45 लोगों की, और अब तक 4 लोगों को लाभ आ चुका है। जिले में कहाँ पे पुलिस तो पूरे जिले में टीका लग रहा है। किस जगह पे? टीचर नाम भी तुम याद है। हाँ, पुलिस स्टेशन कपसेटी पे टीका लग रहा है, पुलिस स्टेशन कोतवाली पे, पुलिस स्टेशन सारनाथ पे, पुलिस स्टेशन कैंट पे, पुलिस स्टेशन आदमपुर पे और पुलिस स्टेशन दशाश्वमेध पे, पुलिस स्टेशन चौक पे, पुलिस स्टेशन लौथा पे, आदि जगह पे टीका लग रहे हैं आज। पर अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं आया है। सब जो टीके लगे हमारे लगे हैं सभी नॉर्मल हैं, सभी सामान्य हैं। किसी अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं आया है किसी तरह का। नीति आयोग द्वारा चयनित विकास खंड सेवापुरी के कपसेठी क्लस्टर में प्रगति प्रेरणा संकुल संगठन के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जहां संकुल संगठन का उद्घाटन सहायक विकास अधिकारी ISB आनंद प्रकाश पांडे व ब्लॉक मिशन प्रबंधक एवं क्लस्टर प्रभारी दीपक यादव द्वारा किया गया। नीति आयोग द्वारा चयनित विकास खंड सेवापुरी के कपसेठी क्लस्टर में प्रगति प्रेरणा संकुल संगठन का उद्घाटन सहायक विकास अधिकारी ISB आनंद प्रकाश पांडे व ब्लॉक मिशन प्रबंधक एवं क्लस्टर प्रभारी दीपक यादव द्वारा किया गया। वहीं समूह की सखियों ने भगवान गणेश की पूजा कर सांस्कृतिक कार्यक्रम कर इस समारोह की शुरुआत की। BMM एवं क्लस्टर के नोडल अधिकारी दीपक यादव ने UPSRLM के महत्व एवं योजना के लाभ के विषय में बताया। परियोजना के प्रगति का सारा श्रेय समूह की प्रत्येक दीदियों को देते हुए उनका प्रोत्साहन भी किया। कार्यक्रम में आए बैंक ऑफ बड़ौदा के कपसेठी शाखा प्रबंधक अमित कुमार व दिलीप मिश्र, समाज सेवी फूलचंद्र यादव समेत सभी अतिथियों को अंग वस्त्रम देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर कई समाज सेवकों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का संचालन राजेश शर्मा ने किया। परिचय बताएं। मेरा नाम है सरिता पटेल, मैं ग्राम सभा मड़ैया की समूह सखी हूँ। और सरिता जी बताएं, आज समूह का कार्यक्रम चल रहा है, कि किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? ये हमारा संकुल है, ये हमारा जो समूह जुड़ा है गांव में, उसको जोड़ के ग्राम संगठन बनाते हैं, फिर ग्राम संगठन को जोड़ के हम लोग क्लस्टर बनाए हैं। संगठन बनाने से क्या उद्देश्य है? ये मेरा उद्देश्य है कि जो भी हमारे गाँव की दीदियाँ हैं, जो भी बहुत आर्थिक से कमजोर हैं, वो ग्राम संगठन में अगर नहीं हल हो रहा तो हम क्लस्टर से उनका मदद करेंगे। जानना चाहूँगा। जी नमस्कार, मेरा नाम दीपक यादव है। मैं ब्लॉक मिशन प्रबंधक पद पे सेवापुरी ब्लॉक में कार्यरत हूँ। दीपक जी बताएं, किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आज संकुल संगठन का उद्घाटन समारोह था, जिसमें सभी स्वयं सहायता समूहों ग्राम संगठनों का एक जो है कि वो संकुलित करके ये संगठन बनाया गया है। अच्छा, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में गरीब, वंचित, पिछड़े एवं आर्थिक रूप से कमजोर प्रत्येक महिला को संगठन में जोड़ के सरकार द्वारा दी गई विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कराना है।
पहले परिचय जानना चाहूँगा, परिचय बताएं। मेरा नाम रेखा देवी है, मैं गजापुर गांव की रहने वाली हूँ। अच्छा, क्या बताइए नाम? रेखा। अच्छा रेखा जी, ये बताइए आज यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है, ये कैसा कार्यक्रम चल रहा है? ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत एक कार्यक्रम चल रहा है, जैसे कि समूह बनाए गांव में, फिर समूह को जोड़ के ग्राम संगठन बनाए, उस ग्राम संगठन को जोड़कर आज हम लोगों ने क्लस्टर बनाया है, जिस क्लस्टर का नाम है प्रगति प्रेरणा संकुल संगठन। सेवापुरी कपसेठी थाना परिसर में सेवापुरी के स्वास्थ्य कर्मियों ने थाना अध्यक्ष समेत 52 कर्मचारियों को कोरोना का टीका लगाया। कपसेठी थाना प्रभारी समेत 52 पुलिसकर्मियों को कपसेठी थाना परिसर में कोविड-19 की वैक्सीन लगाई गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेवापुरी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर यतीश भुवन पाठक ने बताया कि कपसेठी थाने पर तैनात 97 पुलिसकर्मियों और होमगार्ड समेत कुल 102 लोगों को टीका लगाना था, लेकिन 52 लोगों को ही टीका लग पाया। पहला टीका दीवान छितेश्वर नाथ चौबे तथा दूसरा टीका कपसेठी के थाना प्रभारी राजू दिवाकर को लगाया गया। टीकाकरण के बाद पुलिसकर्मियों को ऑब्जर्वेशन कक्ष में आधे घंटे के लिए चिकित्सकों की निगरानी में भी रखा गया। आपका परिचय जानना चाहेंगे, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम नीलू है, मैं थाना कपसेठी में पोस्टिंग है मेरी। अच्छा मुझे बताइए कि आज कोविड-19 का टीका लगवाई है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। 2019 में जो कोरोना वायरस आया था उसके अकॉर्डिंग हम लोग को वैक्सीन लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत महसूस हो रहा है? नहीं। कितना टाइम हुआ आपको इंजेक्शन लगवाने? 1 घंटा हो गया लगवाए। 1 घंटा हो गया जी। आपको कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं।